हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी पे। मैं हूं मनीष अग्रवाल और आपके लिए लेके आया हूं अगली वीडियो, जिसमें हम जानेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी को समझने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझाने में बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मदद करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल लेफ्ट रेट। नॉर्मल लेफ्ट रेट क्या होती है कि जब हम नीचे से अर्थ की सरफेस से हम ऊपर उठते हैं ना, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से घटना शुरू कर देता है। सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे हमारा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमारे यहाँ पर टेम्परेचर रह जाएगा 13.5 डिग्री सेल्सियस। फर्दर ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर जाने पर टेम्परेचर और 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो नॉर्मल लेफ्ट रेट कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है कि जब हम नीचे से अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर है वो एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से घटना शुरू हो जाता है। अगला है, हम स्टार्ट करते हैं, वो है कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। हमारे एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन एंड कंडक्शन हीट को ट्रांसफर करने के दो मेथड हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर पे अप्लाई होते हैं। हमने आपको एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के लेयर के बारे में बता दिया था। ये 4 प्रकार की लेयर होती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। आपने ये वीडियो देख रखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में कुछ नहीं है, ये हीट को ट्रांसफर करती है। यह कहती है कि जो लेयर बॉटम, एक होती है लेयर बॉटम में, वही लेयर होती है टॉप पर। तो ये कहती है कि जो टॉप बॉटम में जो लेयर है, बॉटम में हॉट पार्टिकल्स को करती है। जो बॉटम में, इसमें कन्वेक्शन क्या होता है कि बॉटम में तो हॉट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन टॉप पर कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं। कन्वेक्शन क्या कहती है, कन्वेक्शन इज डिफाइंड एज the layer, the particles, the hot particles at the below layer and the cold particles are at the hot top layer। तो आप जानते होंगे कि जब कोल्ड लेयर होती है, कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, कोल्ड पार्टिकल्स वो होते हैं हैवी वेट के, कोल्ड पार्टिकल्स हैवी होते हैं, और हॉट पार्टिकल्स होते हैं हमारे लाइट वेट के। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये कन्वेक्शन कहाँ पर, इसके बाद हम देखेंगे कौन कहाँ पर ये दोनों फिनोमेना पाए जाते हैं। कंडक्शन क्या कहती है कि ब्लो लेयर तो होता है कोल्ड पार्टिकल्स, ब्लो में होता है कोल्ड पार्टिकल्स, और टॉप पर होता है हॉट पार्टिकल्स। मतलब कि हमारा टेम्परेचर नीचे है वो हॉट पार्टिकल्स का है, ऊपर है कोल्ड पार्टिकल्स का है। यहाँ पर भी जो कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं, कोल्ड पार्टिकल्स हैं हैवी वेट के होते हैं, और हॉट पार्टिकल्स लाइट वेट के होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो कन्वेक्शन और कंडक्शन वाला जो फिनोमेना है, हीट ट्रांसफर का जो मेथड है, किस किस लेयर पे पाया जाता है। हमारा जो कन्वेक्शन है वो पाया जाता है हमारा ट्रोपोस्फियर पे और मेसोस्फियर पे, और जो हमारा कंडक्शन वाला जो फिनोमेना है वो पाया जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर पे और थर्मोस्फियर पे। ठीक है ना। सपोज कीजिए कि कोई भी जो गैस है वो हमने ट्रोपोस्फियर पे पास की है। ट्रोपोस्फियर में हम किसी गैस को रखते हैं तो वह स्ट्रेटोस्फियर पे नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि जो कोल्ड होता है, कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे, नीचे ब्लो में कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो गैस ट्रोपोस्फियर में होती है उसको क्या होते हैं, फिजिट कर देते हैं, उसको जमा देते हैं। क्या करते हैं, वो जमा देते हैं। जब कोई चीज़ जम जाएगी तो हैवी हो जाएगी, वो हैवी कभी ऊपर जाता नहीं है। इसी वजह से जो ट्रोपोस्फियर में जैसे कि कोई गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई भी अन्य गैस, वो ट्रोपोस्फियर में है तो ट्रोपोस्फियर में रहती है, वो स्ट्रेटोस्फियर में नहीं जा पाती। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला है हमारा कि हाई प्रेशर वाले फिनोमेना एंड लो प्रेशर। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सर, फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है कि जिस जगह टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जो कहती है फिजिक्स कहती है जितना ज़्यादा किसी एरिया पर टेम्परेचर होगा उतना उस एरिया में प्रेशर होगा। लेकिन ज्योग्राफी इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ज्योग्राफी क्या कहती है? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन द वर्ड्स ऑफ ज्योग्राफी।
इसको हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी ऐसा क्यों कहती है। इसको हम देख लेते हैं ऐसा क्यों कहती है। ज्योग्राफी में जिस एरिया का टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वो क्या कहलाएगा, लो प्रेशर। जिस एरिया का प्रेशर लो टेम्परेचर होगा, जिस एरिया का टेम्परेचर लो होगा, उस जगह पाया जाएगा हाई प्रेशर। इसको फील करा देते हैं, आपको आप फील करना है इस चीज़ को, मैं फील कराऊंगा तो आप आराम से फील कर लोगे। देखिए ये हमने लिया अर्थ का सरफेस, दैट्स अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। यहाँ पर हमने ये एरिया लिया, काउंट किया है ये एरिया इतना। यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर इज हाई, इस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ये उस एरिया के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे हम टेम्परेचर इसका हाई कर देते हैं। तो क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा, आप इसको फील कीजिए कि गर्मियों में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उस एरिया का जो वाटर वेपर्स वगैरह होती हैं, तो पानी वगैरह होता है, वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनसे क्या होता है, जो वाटर होता है वो इवापोरेट होना शुरू कर देता है। वाटर बॉडीज से जो वाटर होता है इवापोरेट होना शुरू कर देता है और वो वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद ऊपर चला जाता है। तो उस एरिया का जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम टेम्परेचर देंगे, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाएगा तो इस एरिया के जो पार्टिकल्स हैं वो कम होना शुरू कर देंगे, और जब पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो ये एरिया कहलाएगा लो प्रेशर एरिया। समझ गए? जिस एरिया पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस एरिया पर प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हमने काउंट किया हाई प्रेशर है, सपोज कीजिए ये हमने हाई प्रेशर है, तो लो प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर एरिया है और ये लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, ये पहले भी हाई प्रेशर था लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर इस स्पेसिफिक एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो इवापोरेट हो गए, इस वजह से यहाँ पर पड़ गया लो प्रेशर। अब क्या होता है कि जो जो एरिया में हाई प्रेशर है, जिस एरिया में पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, लो प्रेशर एरिया की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, डाइवर्स होना शुरू कर देते हैं। तो ये पार्टिकल्स इधर जाएंगे, इंक्रीज होगा, एरिया फिर इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो कन्वर्स होने के बाद फिर डाइवर्स होना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं ऊपर। जब वाटर वेपर्स होते हैं, वो अपने साथ वाटर ले जाते हैं, वाटर ले जाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, बादल में जाकर ऊपर जाकर क्या फॉर्म कर देते हैं, क्लाउड्स। क्या करते हैं बच्चों, क्लाउड्स। और क्लाउड्स की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल। यही कारण है कि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सन्स की जो रेज होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं, वो सीधी पड़ती हैं उस पर, तो उस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसी टेम्परेचर की वजह से इस एरिया में तो क्या होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, और रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, यहाँ पर सूखापन नहीं होता है। समझ गए? तो अब हमने लो प्रेशर एरिया से क्या समझा, हमने समझा कि एयर यहाँ पर क्या होती है, कन्वर्ज होती है, मतलब हाई प्रेशर से आती है, फिर उसका कन्वर्ज होने के बाद डाइवर्स हो जाती है, ऊपर चली जाती है, डाइवर्स होने के बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि ये वाटर वेपर्स को लेके जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, रेनफॉल होती है नहीं होती। यही कारण है कि हमारे इक्वेटर पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगला है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होती है कि डाइवर्स होती है। ये हमने आपको पहले बताया था कि जो हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया से जो पार्टिकल्स हैं वो लो प्रेशर एरिया की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, कोई प्रकार का कोई क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वो लो प्रेशर की तरफ चले जाते हैं, तो क्लाउड्स बनते नहीं हैं। क्लाउड्स नहीं होंगे तो रेनफॉल होगा, रेनफॉल नहीं होगा, नो क्लाउड्स नो रेनफॉल। इज दैट क्लियर? यही कारण है कि यहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है। अगली फर्दर वीडियो में हम बताएंगे कि डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, 30 डिग्री पर, या सहारा डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में थार डेजर्ट राजस्थान में है,
वो कहाँ पर वो एरिया कौन सी लोकेशन पे है, लेटीट्यूड क्या है उसका, एल्टीट्यूड क्या है, हम सब बताएंगे अगली वीडियोस में। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि लो प्रेशर जिस जगह होता है उसमें हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर की वजह से यहाँ डाइवर्स होती हैं, डाइवर्स से क्लाउड नहीं बनता है और नहीं यहाँ पर रेनफॉल होती है, इस वजह से यहाँ डेजर्ट एरिया पाया जाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे अब तो। अब आपके दिमाग में ये हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला फिनोमेना आना नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ, अब हम अगली वीडियोस में समझेंगे, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है तो अपने आप समझ जाना कि उस एरिया का वहाँ पर क्या पाया जाएगा, प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। जिस एरिया का टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर एरिया और प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब हम करेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ के दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझने के बाद हीट बजट ऑफ द अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है रेडिएशन विंडो। रेडिएशन विंडो, इसको समझ लेते हैं। रेडिएशन विंडो क्या कहता है कि जब सर हमारे सूरज से जो किरणें, सन की जो रेस अर्थ पे आती हैं और अर्थ उनको एब्जर्व करने के बाद उनको बाउंस बैक स्पेस की तरफ भेज देता है, यही फिनोमिना क्या कहलाता है, रेडिएशन विंडो कहलाता है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा कि जब सूरज की किरणें ऊपर से पृथ्वी की तरफ आती हैं, पृथ्वी अर्थ की सरफेस पर पड़ती हैं, अर्थ की सरफेस पर पड़ने के बाद वो बाउंस बैक अपनी स्पेस में चली जाती हैं, यही फिनोमिना रेडिएशन विंडो कहलाता है। अब है इसी से रिलेटेड एक फिनोमिना है, वो है अल्बेडो। अल्बेडो, इसका बहुत रोल है हीट बजट ऑफ द अर्थ में। इसका क्या है कि ये एक जब हम किसी लाइट को अर्थ मिरर पर डालते हैं तो वो क्या करता है, लाइट पड़ने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, नहीं हो जाती। तो एल्बेडो भी उसी रूप में कार्य करता है हमारे अर्थ के फिनोमिना में। कैसे कि जब सन की जो रेज हमारी पृथ्वी की तरफ आती हैं तो वो क्लाउड से, वाटर वेपर से या लाइट कलर से या फिर स्नो कवर एरिया से कनेक्ट होने के बाद, मतलब टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेस की तरफ। यह कितना करती है, 35% जो एरिया है, 35% जो सन की जो लाइट है, जो कि माना गया है, एडप्शन किया गया है, वो है 35%। एल्बेडो के थ्रू में जो सन की लाइट है वो लौट के चली जाती है स्पेस की तरफ। ठीक है, इसमें जो एल्बेडो के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारा क्लाउड्स। ऐसा क्लाउड्स करते हैं, क्लाउड्स सन की रेज को टकराने के बाद ऊपर भेज देते हैं स्पेस में। क्लाउड्स के बाद आता है हमारा लाइट कलर, COLOU, लाइट कलर। स्नो कवर एरिया, क्लाउड, यह सभी क्या करते हैं, एल्बेडो के एलिमेंट्स हैं। हीट बजट ऑफ द अर्थ के बारे में, इस कॉन्सेप्ट को अब आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मैंने इसके जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सब फैक्ट्स हैं, उनको समझा दिया है। हीट बजट ऑफ द अर्थ, चलो देखते हैं। ये सर हमारा सन ले लिया हमने, ये हमारा सन है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, इसको बस आप थोड़ा सा दिमाग एक बार समझ लीजिए, इस वीडियो को देखकर बड़े प्यार से आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ये हमने ले लिया अर्थ का सरफेस, ये क्या है हमारा, हमने सन लिया है, ये अर्थ की सरफेस है। सपोज करते हैं कि जो हमारा जो सन है वो 100% की रेडिएशन दे रहा है, 100% सन की जो रेज है अर्थ पे आती हैं। ठीक है, और ये हमें पता ही है कि जो हमारा जो अर्थ है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, एटमॉस्फेयर से। मैंने पहले ही बता रखा है आपको। ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक, ये हमारा अर्थ है, ये सन है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। जब सन की किरणें आती हैं तो पहले तो एटमॉस्फेयर से सन की रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो एटमॉस्फेयर में हमें पता है क्लाउड्स पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, स्नो कवर एरिया होता है वो पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये सब इससे टकराने के बाद एल्बेडो को फॉर्मेशन करते हैं और उसको टकराने के बाद उसको बाउंस बैक स्पेस की तरफ भेज देते हैं। यहाँ एटमॉस्फेयर से टकराते हैं ये, और टकराने के बाद ये इस लाइट को भेज देता है, जो कि है 35%, जो कि हमने पहले बता दिया है। ये क्या है, एल्बेडो। ठीक है ना। अब हमारी कितनी बची, 65% एनर्जी हमारी सन की रेज है जो बची है। उसके बाद हमारे जो टकराने के बाद चलेगी 35%, और 14% जो एनर्जी होती है वो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जर्व कर लेता है।
एटमॉस्फेयर टकरा के भेज भी देता है और कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेता है, कुछ ले भी लेता है। उसके बाद जो हमारी 50% जो एनर्जी होती है, जिसमें से 14% टकराने के बाद आती है और 70% आती है डायरेक्ट। ये कितनी आती है? 51। जो 51 जो सन की रेज होती हैं वो इनमें से 34% तो डायरेक्ट आ जाती हैं। 41% डायरेक्ट सीधी आती हैं, किसी से टकराती हुई हैं। लेकिन जो 70% जो एनर्जी है वो सब टकरा के आती है, क्लाउड से, वाटर वेपर से, डस्ट पार्टिकल से, स्नो कवर से, इन सब एरिया से टकराने के बाद अर्थ तक पहुंचती है, वो 17%। हमने रेडिएशन विंडो में बताया था कि जितनी सन की रेज अर्थ पर आती हैं, अर्थ उनको एब्जॉर्ब करने के बाद उनको बाउंस बैक कर देता है। क्या कर देता है? बाउंस बैक कर देता है। तो यही इतनी एनर्जी, टोटल एनर्जी को क्या है? बाउंस बैक कर देगा। क्या कर देगा? बाउंस बैक कर देगा। किसकी तरफ? स्पेस की तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें से 34% जो एनर्जी होती है, 34% जो एनर्जी होती है उसको हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। 34 को हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और 70% जो होती है वो हमारे स्पेस में चली जाती है। 70% हमारी स्पेस में चली जाती है। सर यही हमारा हीट बजट है अर्थ का। अर्थ में हमारा 71% लेता है, उसको बाउंस बैक कर देता है। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया अर्थ का। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि हमारे अर्थ का मेजर सोर्स क्या है एनर्जी का, हमारी अर्थ पे एनर्जी आती ज़्यादा कहाँ से है, तो बड़े प्यार से सिंपल शब्दों में कह देना कि सन है हमारा मेजर सोर्स ऑफ अर्थ। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर का मेजर सोर्स क्या है, तो आप देख सकते हो कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो ओनली 14% एनर्जी है, वो लेता है सन से। लेकिन 34% जो एनर्जी है वो लेता है हमारा अर्थ से। तो मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपसे कोई पूछे तो आप आराम से सिंपल शब्दों में बता देना कि हमारा अर्थ है वो है मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। सर सन्स की जो रेज अर्थ पे आती हैं उनको हम शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन किसकी जानते हैं? सन को। और अर्थ के जानते हैं हम लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन के जानते हैं अर्थ की, जो अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर करता है। ऐसा क्यों कहते हैं? हम इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, इसको कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। ऐसा क्यों कहते हैं? सर सर ये कॉन्सेप्ट है कि जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे कोई ऑब्जेक्ट हॉट होता है, गर्म होता है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी। इसी प्रकार जो ऑब्जेक्ट कोल्ड होता है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो तो लॉन्ग होती है, लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। इसी के साथ साथ जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो सन्स की रेज होती हैं, हमने बताया था 34% जो एनर्जी है वो हमारा एटमॉस्फेयर लेता है। कहाँ से? अर्थ से, बताया था। तो इसमें से 34% जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं, क्लाउड्स भी पाए जाते हैं। तो सर जो हमारे वाटर वेपर्स और क्लाउड्स होते हैं, यह तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग, जब सूरज से किरणें आती हैं उनको भी लेता है ये, और अर्थ से जो किरणें आती हैं, अर्थ से जो लौट के जो इमिशन होता है, इमिशन ऑफ लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशंस होती हैं, उनको भी क्लाउड्स लेता है। क्लाउड्स और वाटर वेपर्स दोनों लेते हैं, दोनों तरफ से आती है तो जाती हैं तो लेता है। लेकिन हमारे जो CO2 है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सन्स की जो किरणें आती हैं उनको नहीं लेता। जब अर्थ उनको एब्जॉर्ब करने के बाद उन रेज को ऊपर देता है स्पेस की तरफ, तब इनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसेज में काउंट करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में हम इसको काउंट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या होता है कि 34% एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को, जो 34% एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अर्थ में बाउंस बैक कर देता है,
लेता है और अर्थ में उसे बाउंस कर देता है। इससे क्या होता है, अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।